दोस्तों जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे के दौरान मेल्स में कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से आज एक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे उन बुढ़ापे में रह रहे लोगों को होके गुजरना पड़ता है, और इसी के साथ साथ उनको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है, क्या मैनेजमेंट्स हैं जिनसे उनको उस चीज़ में आराम मिल सकता है, और क्या मेडिसिन्स हैं जिनसे उन चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेजे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक को लेकर और डिस्कस करते हैं कि क्या होता है प्रोस्टेट और ये किस तरह से उन मेल्स को परेशान करने लगा है। मैं सिर्फ ओल्ड एज के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि उन यंग एज वाले लोगों को भी क्यों इस तरह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स पैदा होने लगी हैं आजकल। जी हाँ, कई बार मैं देखता हूँ कि आजकल 30 से 35 के भी पेशेंट्स में भी इस तरह की दिक्कतें आने लगी हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल यूरिनेशन होने लगा है। यूरिन पास करने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। इनवॉलंटरी यूरिनेशन के सिम्टम्स भी उनमें ड्रिबलिंग के साथ देखने को मिलते हैं कई बार। तो ये सारे ही सिम्टम्स क्यों आ जाते हैं, यहाँ हमें इस चीज़ के लिए पहले जानना होगा कि ये प्रोस्टेट होता क्या है। दोस्तों प्रोस्टेट वो ग्रंथि होती है जो मेल्स में सीमेन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जी हाँ, ये सीमेन का प्रोडक्शन करके जो स्पर्म्स हैं उनको एक मीडियम प्रदान करती है इजीली ट्रेवल करने के लिए, इंसेमिनेशन के लिए। ये प्रोस्टेट शेप में वॉलनट के साइज का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये उतना बड़ा होता है कि ये एक वॉलनट के तरह दिखता है। और इसी के साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है यूरिनरी पासेज, यानी कि यूरेथ्रा से पीनिस तक आने वाला यूरिन ये जंक्शन की तरह काम करता है इस यूरिन के उस तरफ से गुजरने के लिए। और इसी के अलावा उसी कॉमन डक्ट से ही कई बार स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है, तो ये उस चीज़ के लिए एक स्विच की तरह काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके आंकड़ों के बारे में बात करें तो ये प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ वो आंकड़े हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और इनके बढ़ने के कारणों के बारे में बात करें तो बहुत कॉमन से कारणों में मेल्स में स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल के इंटेक की वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखी जा सकती हैं। इसी के अलावा ये उन पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, जैसे कि उनको कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हो या किसी वायरस की वजह से रैकरेंट इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होते रहे हैं। इसी के अलावा ये उन पेशेंट्स में भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं जिनको पथरी के सिम्टम्स बहुत कॉमनली रहे हैं, यानी कि उनको पथरी बार बार होती रही है और उसके रिलीज की वजह से ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बार बार देता रहता है। सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस के बाद ये प्रोस्टेट की कंडीशन बीपीएच में बदल जाती है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ये कंडीशन परमानेंट डेवलपमेंट में बदल जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये उम्र बढ़ते बढ़ते कंडीशन और ज़्यादा दृढ़ होती चली जाती है। और यूरिन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पेशेंट्स में सिम्टम्स की भी बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट के सिम्टम्स ही बता देंगे कि जी हाँ ये पेशेंट प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, तो आप इन सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखना पसंद है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स को लेकर और जानते हैं कि वो क्या सिम्टम्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और साथ साथ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो पहला सिम्टम यहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। यूरिन बहुत ज़्यादा रुक रुक के और कतरों में और बूंद बूंद करके होता है, और ये कई बार पेशेंट्स यूरिन पास करने के लिए बहुत लंबा समय भी ले लेते हैं। जी हाँ, मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि उनको कई बार आधा घंटा भी वेट करना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। उनको बहुत लंबे समय के लिए टॉयलेट में इंतज़ार करना पड़ता है कि उनका पूरा यूरिन क्लियर हो सके। और ऐसा सिम्टम अगर पेशेंट को है तो उनको सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए दोस्तों। उनको पता चल जाना चाहिए कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगी है, और कोई कारण नहीं है जो इस तरह से उनको परेशान करेगा। सिस्टाइटिस में सिम्टम्स ही अलग होते हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा उनको कई बार इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन से भी होकर गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उन पेशेंट्स को कई बार सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता कि यूरिन पास करने के बाद भी उनका पूरी तरह से यूरिन क्लियर हो पाया है। जी हाँ, यहाँ उनको कई बार परेशानी होती है कि उनको लगता है कि उनका यूरिन अभी भी ब्लैडर में रह गया है, तो वो कई बार रिपीटेडली यूरिन पास करने के बाद भी 2-3 बार यूरिनल तक जाके और इवैक्यूएट करने की कोशिश करके वापस आते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ये डिससेटिस्फैक्शन उनको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से, और जो गदूद का साइज बढ़ गया है दोस्तों उसकी वजह से उनको ऐसी फीलिंग भराव वाली अंदर अंदर आती रहती है पेड़ों में। और इसके अलावा इसकी वजह से कई बार डिस्यूरिया की सिम्टम्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन
बर्निंग के साथ और चुभन के साथ अगर यूरिन पास हो रहा है तो ये भी प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं और प्रोस्टेटिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों। यहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है यूरिन को पास करने में। कई बार ये स्ट्रेन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग के साथ स्टिचेस और पेनफुल कंडीशन कमर तक चढ़ जाती है और पैरों में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाते हैं। और ये सिम्टम उनको इसलिए आता है क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रोस्टेट की वजह से प्रेशर पड़ा हुआ है और यूरिनरी ट्रैक्ट बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है उस प्रेशर की वजह से। तो कई बार यूरिन को पुश करने से उनको हेल्प तो होती है लेकिन ये पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। पेशेंट्स को कई बार यूरिन इतना ज़्यादा तेज होता है कि उनको जाते जाते भी पजामे में या फिर उनकी पैंट में भी कुछ बूंदें टपक जाती हैं। ये वाले सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉलंटरी यूरिनेशन के हैं। तो कई बार वो अगर किसी जगह पे हैं या कहीं बैठे हैं, उनको इंस्टेंटली अगर फीलिंग आई कि यूरिन पास करना है तो उनको कई बार ये ड्रिबलिंग इंस्टेंटली हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है उस पेशेंट के लिए जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से होके गुजर रहा है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम से होके गुजरना पड़ रहा है या फिर इस तरह के सिम्टम आपके आसपास किसी को है तो उनको सजेस्ट जरूर करें कि उनको अल्ट्रासाउंड कराना होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका प्रोस्टेट कहीं उनको इस तरह का प्रेशर तो नहीं डाल रहा जिससे उनको ये ड्रिबलिंग्स हो जा रही है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं इन्हीं सब चीजों को लेके कि इसको डायग्नोसिस कैसे करना है। दोस्तों यहाँ भी हमने बात की कि अल्ट्रासाउंड कैसे करना है। अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को प्रोस्टेट के अल्ट्रासाउंड से आइडेंटिफाई करना होगा कि उसका साइज नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं, उसका वॉल्यूमेट्रिक साइज कंडीशन के हिसाब से अनुकूल है कि नहीं, और इसी के अलावा कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस उस दौरान उसके आसपास तो नहीं चल रहे या सिस्टाइटिस यानी कि यूरेथ्रल इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा। इन्हीं सब सिम्टम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटिक इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी के साथ साथ उसी टेस्ट में उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनका यूरिन का वॉइडल वॉल्यूम यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा है तो भी उनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी और इससे भी प्रोस्टेट को कंफर्म करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों किसी भी तरह के यूरिन इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको यूरिन एनालिसिस कराना होगा जिसके लिए उनको रूटीन माइक्रोस्कोपी या कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने होंगे। तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह का कास्ट या फिर कोई पथरी की वजह से उनको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये यूरिन एनालिसिस उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा पेशेंट पीएसए का टेस्ट करा के यानी कि सीरम पीएसए करा के भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको कोई कैंसरस कंडीशन तो नहीं है जो उसके प्रोस्टेट के साथ कंडीशन में एडेड है या अटैच्ड है। उस कंडीशन को रूल आउट करने के लिए आप पीएसए का टेस्ट करा के देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप कुछ मैनेजमेंट करके भी इन सभी कंडीशन से रिलीफ पा सकते हैं। जी हाँ, ये सारी ही चीजें जो भी उस पेशेंट के साथ होके गुजर रही हैं यानी कि यूरिन की इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स या पेनफुल कंडीशंस, इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बर्निंग, ईचिंग, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन के सिम्टम्स से अगर वो पेशेंट होके गुजर रहा है तो खान पान में चेंजेस करके भी उनको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला मैनेजमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यूरिनरी अर्ज के ऊपर है। जी हाँ, अगर पेशेंट को फील होता है कि उनको यूरिन पास करना है तो जाए और इंस्टेंटली जाके यूरिन पास कराएं, क्योंकि पहले ही अर्ज में अगर वो यूरिन पास कर देते हैं तो उनको इरिटेशन ऑफ प्रोस्टेट बहुत कम होगी। जी हाँ, और इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से होके गुजरने में दिक्कत भी नहीं होगी। और कई बार ये चीज़ मैं उन कंडीशंस के हिसाब से आपको प्रिवेंशन में भी सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी तरह से आपको इस चीज़ से बचाव करना है तो आपको बहुत लंबे समय के लिए यूरिन को रोक के नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तक यूरिन रोकने से ये यूरिन कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ ले सकता है, फंगल इन्फेक्शन इस यूरिन में ग्रो हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने से बचा लीजिए और आपको आगे सिस्टाइटिस या प्रोस्टेट के किसी भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस से होकर गुजरना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको बहुत लॉन्ग टर्म सिटिंग की जॉब्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, जैसे कि कोई ऑफिशियल जॉब में है, 7-7, 8-8 घंटे बैठ के उनको काम करना पड़ रहा है, या फिर किसी किराने की दुकान में बैठे हुए लाला की बात करें, उनको मजबूरी में वहां बैठे रहना पड़ता है, या फिर उनके आसपास कहीं यूरिन पास करने की जगह ही नहीं है तो भी उनको इस तरह की दिक्कत हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि इस प्रोस्टेट की कंडीशन से जुड़े हुए सिम्टम्स में उनकी हिस्ट्री रही है स्मोकिंग, टोबैको यूज़ या अल्कोहल का ओवर यूज़ की। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको इंस्टेंटली ये सारी चीज़ें त्यागनी होंगी और यूज़ को कम करना होगा। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में बहुत सारा पानी भी ना पिए, क्योंकि इससे भी ब्लैडर के ऊपर कई बार प्रेशर पड़ेगा और प्रोस्टेट के ऊपर भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो मैनेजमेंट के तौर पे आप इस चीज़ को
थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपको पानी की मात्रा को पूरे दिन में डिवाइड कर देना होगा, यानी कि हर 1 घंटे में आप 1 गिलास पानी भी अगर लेंगे तो पूरे दिन में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो कि 8 से 10 गिलास की है वो पूरी भी हो सकती है। तो ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार में बहुत सारा पानी पिया जाए, इससे ब्लैडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ सकता है। अपना स्ट्रेस भी कम करना होगा और इसी के साथ साथ आपको नर्वसनेस से बचना होगा, एंजाइटी से बचना होगा, क्योंकि ये सारी ओवर एक्टिव माइंड की जो सिम्टम्स हैं ये भी आपके ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। इस तरह के सिम्टम्स से टॉक्सिक लेवल पे ब्लैडर इनएक्टिव या ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इससे भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो एक्टिविटीज़ में भी बचाव करना होगा कि आपको एक्सरसाइज बढ़ानी होगी, इसी के साथ साथ वार्म रहना होगा, वॉक जरूर कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, साथ साथ आप अपने माइंड को साउंड रखने के लिए मेडिटेशन भी जरूर कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोस्टेट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल रखने में, रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अब आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको डाइट में इंप्रूव करनी होंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मीठी चीज़ें। दोस्तों आपको बहुत कम करनी होगी, ये भी आपके ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ सॉल्ट के साथ साथ आपको एसिडिक जूसेस का इस्तेमाल भी कम करना होगा। ये एसिडिक फूड आपकी बॉडी में चल रही टॉक्सिसिटीज़ को और ज़्यादा इन्फ्लेमेट करेगा और नुकसान पहुँचाएगा। इसी के अलावा आपको स्पाइसेस का इस्तेमाल भी कम करना होगा और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी कम कीजिए, जैसे कि आपको दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। उसी के साथ साथ आपको केला या फिर खट्टी चीज़ें भी कम करनी होंगी। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो आपको होम्योपैथी में इस कंडीशन को रिकवर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। इस कंडीशन के लिए होम्योपैथी में सर्जरी से बचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उपाय उपलब्ध है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन के साथ साथ ये मैनेजमेंट के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। यहाँ मैं कई बार पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनको पेन से होकर गुजरना पड़ता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए जो यूरिन पास करने के लिए उनको वेट करना पड़ता है। ये सारे ही सिम्टम्स क्षणों में दूर हो जाते हैं। तो पहली मेडिसिन जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है हाइड्रेंजिया आर्बोरेसेंस। जी हाँ, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर इस्तेमाल करके आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे और इन सभी सिम्टम्स से वो आपको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है सबल सरुलाटा। सबल सरुलाटा में पीएस से एक्टिव पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इलाज है और इसी के साथ साथ उनको पेनफुल कंडीशन से अगर होकर गुजरना पड़ रहा है, बहुत लंबे समय से उनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, सिस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो उन सब से रिकवर करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ मैं उन पेशेंट्स के लिए भी बात करूँगा कि उनको अगर इन्फेक्शंस भी है तो सबल सरुलाटा उन इन्फेक्शंस को रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ करेगा अगर आप उसको गर्म पानी में दिन में 3 बार तक रिपीट कर लेते हैं। तो तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये कैंसरिस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी सिस्टाइटिस के सिम्टम्स के साथ साथ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस से रिकवर करने में या फिर प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी मेडिसिन है। मैं पेशेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अगर उनको प्रोस्टेट के साइज़ में कमी नहीं दिख रही है और बहुत लंबे समय से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहे हैं और इसी के साथ साथ डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको कोनियम मैक्यूलेटम का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये वो रेस्टोरेटिव मेडिसिन है जो किसी भी कंडीशन में इन्फ्लेमेशन के परमानेंट हो जाने को रीस्टोर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोनियम उन मेल पेशेंट्स के लिए वरदान है। पेशेंट 55 या 60 की उम्र से ऊपर है तो उनके लिए बराइटा कार्ब एक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में सबसे ऊपर मेडिसिन पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये उन पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छी दवाई है, क्योंकि अगर ओल्ड एज की वजह से होने वाले प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के लिए अगर हम बात करें तो बराइटा कार्ब का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फायदेमंद पाया जाता है। दोस्तों ये सारे ही पेनफुल कंडीशंस को, बहुत लंबे समय के पेनफुल कंडीशंस के साथ साथ लॉन्ग स्टैंडिंग वेट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।